गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रोफेसर रोहित कुमार आज आप लोगों के साथ स्काई वेव प्रोपगेशन टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। यह रेडियो वेव प्रोपगेशन सीरीज का थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि ईएम वेव जनरेट कैसे होता है और प्रोपगेट कैसे करता है। फिर उसमें हम लोगों ने डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बात किया, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को जाना। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने देखा कि एक कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन की आवश्यकता होती है: ट्रांसमीटर सेक्शन, रिसीवर सेक्शन और चैनल। रेडियो वेव प्रोपगेशन के केस में जो हमारा चैनल होता है वो फ्री स्पेस होता है या कर लें वायरलेस होता है। फ्री स्पेस की बात करें या एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर होता है। तो हमारा ईएम वेव ट्रांसमीटर से रिसीवर करने तक पहुंचने के लिए किस लेयर को एज ए चैनल यूज करके पहुंचता है, उसके बेसिस पे 3 टाइप्स ऑफ रेडियो वेव प्रोपगेशन होता है: ग्राउंड वेव, स्काई वेव और स्पेस वेव। ग्राउंड वेव हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो लास्ट 2 लेक्चर अगर किसी ने स्किप किया तो जाकर देख लें, जिससे कि आगे के वीडियो समझने में आसानी होगी। ग्राउंड वेव में हम लोगों ने जाना कि उसका एक डिसएडवांटेज होता है कि वो शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन करता है, अप टू 1000 किलोमीटर ही करता है। ठीक है, तो उसको दूर करता है हमारा स्काई वेव प्रोपगेशन। स्काई वेव प्रोपगेशन एक बड़ा चैप्टर है, तो इसीलिए इसको हम 2 पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। हम यहाँ अभी पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्काई वेव प्रोपगेशन का पार्ट 1। स्काई वेव प्रोपगेशन का दूसरा नाम है आयनोस्फेरिक वेव प्रोपगेशन। वो इसलिए क्योंकि यहाँ हम ट्रांसमीटर से ईएम वेव ट्रांसमिट करेंगे, स्काई में आयनोस्फेयर लेयर से वो जाकर टकराएगा और वो फिर रिफ्लेक्ट होकर हमको रिसीवर तक पहुंचेगा। तो आयनोस्फेयर से टकराकर हमको मिल रहा है, इसलिए इसको हम आयनोस्फेरिक वेव प्रोपगेशन भी कहते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल भी वही है कि रिफ्लेक्शन ऑफ ईएम वेव इन आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर में रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या रेडियो वेव। आयनोस्फेयर क्या होता है? एक अपर एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज लेयर होता है। इलेक्ट्रिकली चार्ज लेयर कहने का मतलब हुआ यहाँ आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, अपर एटमॉस्फेयर करने का मतलब इसका जो डिस्टेंस होता है 50 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर रेंज में होता है। इसलिए अपर एटमॉस्फेयर में एक इलेक्ट्रिकली चार्ज लेयर को हम क्या कहते हैं? आयनोस्फेयर। स्काई वेव प्रोपगेशन हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में ऑपरेट होता है। हाई फ्रीक्वेंसी का रेंज आपको पता है 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज, मतलब वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा 3 मेगाहर्ट्ज और मैक्सिमम क्या होगा 30 मेगाहर्ट्ज। आयनोस्फेयर जो यहाँ पर है मिरर या रिफ्लेक्टर की तरह एक्ट करता है। आप जो उसको भेजते हैं उसको रिफ्लेक्ट कर किधर करता है? रिसीवर की तरफ, और रिसीवर उसको रिसीव करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक आयनोस्फेयर लेयर है जो हमको मिरर या रिफ्लेक्टर की तरह एक्ट करेगा। ट्रांसमीटर से हम सिग्नल ईएम वेव ट्रांसमिट करेंगे जो हाई फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए, रेंज 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। 30 मेगाहर्ट्ज से जाएगा तो ये इसको पास करके स्पेस चल जाएगा, और 3 मेगाहर्ट्ज से कम रहेगा तो यहाँ बहुत ज़्यादा लॉसेस होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको भेजे, यहाँ टकराया, रिफ्लेक्ट हुआ और हम आपको रिफ्लेक्शन के बाद हमको रिसीवर पे मिला। यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। ये हमको बता रहा है कि रेंज का दोनों का डिफरेंस आपको ग्राउंड वेव और स्काई वेव में। मानते हैं ये एक एंटीना, यही एंटीना से हम जब ग्राउंड वेव प्रोपगेशन करते हैं तो हमको रेंज यहाँ तक मिलेगा, और यही एंटीना से जब हम स्काई वेव प्रोपगेशन कर रहे हैं तो हमको रेंज इतना मिला। आप देख सकते हैं कि रेंज कितना बढ़ गया है। ठीक है, तो हम डिटेल में जानेंगे स्काई वेव प्रोपगेशन होता कैसे है। तो स्काई वेव प्रोपगेशन में हमारा आयनोसेशन लेयर होता है, वहाँ आयनोसेशन प्रोसेस होता है। एक आयनोसेशन प्रोसेस में 2 बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। पहला तो हमको वहाँ पर न्यूट्रल एटम्स और गैसेस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। दूसरा होना चाहिए कि वहाँ पर सोर्स ऑफ आयनाइजेशन होना चाहिए, मतलब ऐसा फोर्स होना चाहिए जो इसको तोड़ सके, उस गैसेस मॉलिक्यूल्स का जो बाइंडिंग फोर्स है जिससे वो मॉलिक्यूल्स बना हुआ है उससे को तोड़ सके, और तोड़ के हमको इलेक्ट्रॉन भी दे सके। तो ये 2 चीज़ की आवश्यकता होती है। तो हमको न्यूट्रल एटम्स और मॉलिक्यूल से हमको आयनाइजेशन प्रोसेस के लिए उतना फोर्स चाहिए। तो वो जो बेसिक सोर्स है आयनाइजेशन के लिए, वो 2 हमको वहाँ क्या क्या मिलता है? एक तो फोटोन्स मिलता है, फोटोन्स डायरेक्ट सनलाइट से मिलता है। दूसरा एनर्जिक पार्टिकल मिलता है, यूवी रेज कह सकते हैं, कॉस्मिक रेज कहते हैं। कॉस्मिक रेज थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है यूवी रेज से, और ये स्टार्स से, सन से, सब तरह से आता है। ठीक है, रिलीज होता है। तो फोटोन्स का जो इफेक्ट होता है ज़्यादा पावरफुल वो डे टाइम में होता है कॉस्मिक रेज से कंपेयर में। जो हमारा एनर्जी सन में भी कॉस्मिक रेज का अमाउंट परसेंटेज कम होता है, फोटोन ज़्यादा होता है। तो जो हमारा फोटोन रेज होता है वो डे टाइम में बहुत ज़्यादा पावर, लेकिन नाइट टाइम में हमारा कॉस्मिक रेज पावरफुल हो जाता है। और नाइट टाइम में हमारा जो इफेक्ट मेन होता है आयनाइजेशन प्रोसेस, इसके कारण होता है कॉस्मिक रेज के कारण, और डे टाइम में हमारा मेन होता है फोटोन्स के कारण।
ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हम लोग बताएं आयोनोस्फीयर क्या होता है। वहाँ पर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स है जिसको हम आयंस कहते हैं। आयोनोसन डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे जानते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर में कितना आदमी रह रहा है। उसी तरह आयोनोसन डेंसिटी क्या होगा? 1 मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन रह रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? आयोनोसन डेंसिटी। तो क्या नंबर ऑफ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, इसका यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। अब क्या है, आयोनोसन डेंसिटी क्या है? अलग अलग होगा लेयर में, ठीक है। जो 55 किलोमीटर से 500 किलोमीटर आयोनोसन डेंसिटी सेम एग्जैक्ट नहीं हो सकता है 450 किलोमीटर का रेंज में। तो उसके बेसिस पे हम 3 तरह का लेयर डिवाइड किए हैं, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर। तो जो हमारा आयोनोसन लेयर है 3 लेयर में होता है, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर। एफ लेयर को हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं F1 और F2 लेयर में, ठीक है। तो हमारा जो आयोनाइजेशन डेंसिटी जो होता है ना, सबसे मैक्सिमम किस में होता है? अपर रीजन में, जो एफ रीजन होता है, जो F1 और F2 से मिलके बना होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। जो डी लेयर होता है, आप देख सकते हैं डी लेयर पहले सबसे नज़दीक, फिर ई लेयर, फिर F1 लेयर, फिर F2 लेयर, ठीक है, जिसको हम F या F2 लेयर कहते हैं, ठीक है। डी लेयर जो होता है आपको 50 से 90 किलोमीटर का डिस्टेंस में होता है। ई लेयर होता है 90 to 140 किलोमीटर में। F1 लेयर होता है 140 किलोमीटर टू 250 किलोमीटर में। F2 लेयर होता है 250 to 400 किलोमीटर। डी लेयर जो हमारा ये होता है उसको हम स्काई वेव प्रोपगेशन के रूप में यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये सबसे नज़दीक होता है, यहाँ आयोनेशन प्रोसेस सबसे कम होता है। क्यों होता है हम आगे जानेंगे। कम आयोनेशन प्रोसेस के कारण ना, जितना हम इसमें ईएम वेव जब प्रोपगेट करेंगे तो या तो उसको एटेन्यूएट करेगा या एब्जॉर्ब कर लेगा मैक्सिमम ईएम वेव को, जिसके कारण हमारा सिग्नल लॉस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए डी लेयर को स्काई वेव प्रोपगेशन के लिए हम ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। अभी हम बताएं कि नाइट टाइम में कोई भी इंटरफेरेंस कॉस्मिक रेज और फोटोन रेज का नहीं होता है, तो जिसके कारण कॉस्मिक रेज के नाइट टाइम में आयोनेशन प्रोसेस कराता है और डे टाइम में हमारा ज़्यादा प्रबल किसका होता है? पावरफुल हमारा फोटोन रेज होता है। तो इसलिए डे टाइम में वो हमारा आयोनेशन प्रोसेस कराता है। तो अब हम जानेंगे प्रोसेस होता कैसे है। ये हम माने डी लेयर, ये माने ई लेयर, ये माने F1 लेयर, ये F2 लेयर। ये अर्थ से ज़्यादा नज़दीकी, यहाँ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, गैसेस मोलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा। ये उससे दूर है, यहाँ से कम होगा। ये उससे भी दूर है, यहाँ से और भी कम होगा। ये सबसे दूर है, यहाँ और कम होगा, ठीक है। अब जब सन रेज आ रहा है, ये सबसे नज़दीक है सन का, तो यहाँ जो हमारा फोटोन एनर्जी आएगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा। तो यहाँ पर आराम से वो बहुत ज़्यादा सारा, ऑलमोस्ट सारा मोलिक्यूल्स को तोड़ने का पावर का है। उसमें इतना एनर्जी होगा कि उसके बाइंडिंग फोर्स से ज़्यादा एनर्जी होगा, और वो क्या है, इसके मोलिक्यूल्स के तोड़ के इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है। अब यहाँ इससे डेंसिटी तो हाइयर है मोलिक्यूल्स का, लेकिन क्या है, इसका इफेक्ट कम जाएगा। जो रेज का जो पावर है, इंटेंसिटी कम जाएगा। तो F2 लेयर से F1 लेयर में थोड़ा पावर कम होगा, लेकिन यहाँ फिर भी इतना इनफ होगा ना कि आराम से वो मोलिक्यूल्स को तोड़ सकता है। लेकिन ई लेयर में और आएगा, फर्दर नीचे आएगा तो और इसका इंटेंसिटी कम करेगा और भी ज़्यादा मोलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ बॉन्ड टूटेगा। लेकिन डी लेयर तक आते तो वो और घट जाएगा, बहुत लेस अमाउंट ऑफ बॉन्ड टूटेगा फोटोन से, क्योंकि उसका इंटेंसिटी घट रहा है और मोलिक्यूल्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डी लेयर में सबसे कम आयोनेशन डेंसिटी है, ई में उससे ज़्यादा है, एफ लेयर में सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ हमको बता रहा है कि ये एक आपका एटॉमिक एटम्स है, ये न्यूक्लियस हुआ, ये चारों बगल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। रेडिएशन आया तो आपको क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को इससे निकाल लिया बाहर, और यही काम उसका करता है, क्या है, आयोनेशन प्रोसेस, कि आउटर मोस्ट सेल से आपको इलेक्ट्रॉन उसके बाइंडिंग फोर्स से निकाल लिया, ठीक है। क्लियर होगा आई थिंक। हम आगे मूव करते हैं। ये बोल रहा है कि डिग्री ऑफ आयोनेशन वेरीज विथ हाइट एंड टाइम। अभी आपको पता है कि हाइट में क्या, डी में सबसे ज़्यादा कम होता है, सबसे कम होता है, ई में सबसे ज़्यादा होता है, एफ में सबसे ज़्यादा होता है। टाइम में बताया कि डे टाइम में फोटोन के कारण तब फोटोन ज़्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए वो ज़्यादा आपको बॉन्ड तोड़ पाएगा। और जो हमारा कॉस्मिक रेज होता है वो कम पावरफुल होता है, तो नाइट टाइम में थोड़ा कम बॉन्ड तोड़ पाएगा। और वो भी जो नाइट टाइम में बॉन्ड तोड़ेगा, डी लेयर को तो तोड़ भी नहीं पाएगा, वो सिर्फ हमको एफ लेयर और ई लेयर तक थोड़ा इफेक्ट डालेगा। तो जो हमारा कॉस्मिक रेज, तो वो क्योंकि थोड़ा कम पावरफुल होता है, तो उसको हम जानेंगे। तो हम आपको बताया भी कि एफ लेयर में दोनों रात में कॉस्मिक रेज और दिन में जो सन रेडिएशन फोटोन होता है उसके कारण बॉन्ड टूटता है। तो एफ लेयर क्या, दोनों टाइम पे एग्जिस्ट करता है, डे और नाइट टाइम में। डे टाइम में किसके कारण, सोलर रेडिएशन, और नाइट टाइम में कॉस्मिक रेज के कारण। क्लियर है। वहीं डी रीजन क्या होता है, रात में होता ही नहीं है कंपेयर टू दिन में। दिन में जितना डी लेयर होता है, रात में एकदम ऑलमोस्ट गायब हो जाता है, ठीक है। ई रीजन जो होता है वो
दिन में जितना स्ट्रांग होता है उससे बहुत कमजोर हो जाता है रात में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन सा डिसअपेयर हो जाता है, तो डी रीजन। कौन दोनों टाइम प्रेजेंट होता है, तो एफ रीजन। कौन सा वीकेंड हो जाता है डे के कंपेयर रात में, ई रीजन। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी हम आपको बताया कि F2 लेयर सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन डेंसिटी होता है, वहाँ सबसे ज्यादा मोलिक्यूल्स टूट सकता है, जितना मोलिक्यूल्स होता है ऑलमोस्ट सब टूट जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करता है। अब क्या है, एक मीडियम डेंसर है, ये नॉर्मल है, ये रेफरेंस है। एक मीडियम रेयरर है M1, एक डेंसर है M2। तो ये क्या, दोनों अलग अलग रिफ्लेक्टिव N1 N2। तो हमको पता है कि जब EM वेव प्रोपेगेट करता है, डेंसर से रेयर की आएगा तो वो नॉर्मल जो अपना जो जाना चाहिए उससे क्या है, नॉर्मल से उधर चला जाता है, डिफ्लेक्ट होकर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। और वहीं तो अब जब इधर जाता है तो यहाँ क्या, डेंसर से रेयर में जा रहा है तो किधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, उस साइड, नॉर्मल से अवे। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, तो आर है रिफ्लेक्शन, तो आर ग्रेटर देन क्या होगा, आई, ठीक है। और जब रेयरर से डेंसर आता है तो क्या होता है, ये पाथ प्रोपोगेट करना चाहिए अगर स्ट्रेट लाइन जाता है, लेकिन वो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। ये आपका नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, तो एंगल ऑफ आई ये है, आर ये है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन रिफ्लेक्शन। तो इसको स्नेल्स लॉ ने क्या बताया है, N1 sin थीटा आई इक्वल टू N2 sin थीटा आर। N1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, साइन थीटा आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस। N2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, साइन थीटा आर है, सॉरी थीटा आर है क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर थीटा साइन थीटा आई साइन थीटा आर उधर करें तो N2 इधर N1 आ जाएगा, N2 बाय N1। इसको हम N कहते हैं, N क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आयनाइजेशन लेयर, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, इसी से हमको बहुत चीज डेरिवेशन में काम मिलेगा, ठीक है। अब एक नया क्वेश्चन, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल होता है जैसे अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, रे यहाँ से आपको आया EM वेव, अगर वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर गया, अगर ये एंगल आया यहाँ से इंसिडेंस हुआ और ये नॉर्मल के परपेंडिकुलर चला गया, तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, QC से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि क्रिटिकल एंगल केस में क्या है, हमारा जो रिफ्लेक्शन एंगल होगा, रिफ्लेक्शन जो एंगल होगा वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो रे आता है EM वेव और वो अगर नॉर्मल के 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट करता है तो उसको हम क्या करेंगे, उस एंगल पे जिस पे रे आया है, इंसिडेंट हुआ, उसको क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। लेकिन हमको क्या, ये हमारा लेयर हमको क्या चाहिए, यहाँ टकरा के उसी में रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। ना ही हम चाहते हैं कि उधर जाए ना ही इधर जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, एक लॉ है रिफ्लेक्शन का कि अगर जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन हुआ एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, मतलब QC से QI ज़्यादा हो गया, तो इधर जाने के बजाय क्या हुआ, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसी का हम यूज करेंगे, अगर जब भी QI QC से ज़्यादा होगा तो हमारा जो रे होगा सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर देगा, तो इसी का हम यूज करेंगे। तो मूव करते हैं, अभी हम देखें साइन थीटा आर इक्वल टू N2 बाय N1 इक्वल टू 1। और जो N होता है क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आयनाइजेशन, उसका वैल्यू फिक्स होता है √1 - 81 N/f², ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, सारा ऑलमोस्ट जितना प्रूव करेंगे इस लेयर में इसका यूज होना ही होना है, तो इसको ध्यान में रखना है। यहाँ N क्या होता है, आयनाइजेशन डेंसिटी होता है, F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन होता है। इस ग्राफ को हम समझते हैं कि ये एक एंटीना है, ट्रांसमिट कर रहा है, देखिए ये क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल से अबव पे जब भी ट्रांसमिट हो रहा है हमारा, ये क्या है, इधर जाना चाहिए, नॉर्मल ये हुआ, इस ये क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल से जब भी ज़्यादा हो रहा है तो हमको रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन क्रिटिकल एंगल से कम हो रहा था हमको क्या, पेनिट्रेट करके वेव सीधा स्पेस में चला जा रहा है, ठीक है। तो इस डायग्राम से वो क्लियर होता है। तो हमको ये डायग्राम, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आयनोस्फीयर होता है, ठीक है। अब हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जानेंगे। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी था, वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है जिसमें कि आपको रिफ्लेक्शन के बजाय वो डायरेक्ट स्पेस में चला जाए, आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्शन ना हो बल्कि डायरेक्ट स्पेस में चला जाए। तो जैसे अगर हम मानते हैं कि 15 मेगाहर्ट्ज पे रिफ्लेक्शन लास्ट हो रहा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो 15.5 या 15.6 या 16 मेगाहर्ट्ज पे वो क्या होना चाहिए, स्पेस में चला जाना चाहिए। तो वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जहां रिफ्लेक्ट होने के बजाय वो सीधा पेनिट्रेट करता है स्पेस में, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी अबव व्हिच द वेव्स पेनिट्रेट द आयनोस्फीयर एंड बिलो व्हिच वेव्स आर रिफ्लेक्टेड, जिसके कम रिफ्लेक्शन होगा जिससे हाईएस्ट हमारा पेनिट्रेट होगा। या दूसरा कह सकते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जहां पर हम वेव को ट्रांसमिट वर्टिकली करें और वो रिफ्लेक्ट कर जाए, ठीक है, उसको भी कहते हैं। तो ट्रांसमिट वर्टिकली का ये एंटीना हमको वर्टिकली और वर्टिकली ट्रांसमिट करें, मतलब हम क्या एंगल क्या दे रहे हैं, 0, यही होना है, और वो रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए, तो एंगल हम 0 दे रहे हैं।
ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 देना है। अब क्या इसको डिनोट एफसी से करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि वो उसमें आयोनेशन लेयर में डेंसिटी कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 1 मीटर क्यूब में, उस पर डिपेंड करता है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। तो हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन देखें तो अभी बोले कि जब एंटीना परपेंडिकुलर और हम वर्टिकल है और वर्टिकल भेज रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 0, एफ को हम एफ सी लेंगे। अब हमको मैक्सिमम देखना है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, तो एन को क्या लेंगे एन मैक्स, मैक्सिमम आयोनेशन, ठीक है, डेंसिटी। तो हम एन इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला हमको अभी देखे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें क्या है थीटा आई 0 हो जाता है, ये पुट कर देंगे, एन को एन मैक्स पुट करेंगे, एफ को एफ सी पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पुट कर दे साइन 0, एन को एन मैक्स, एफ को एफ सी। साइन 0 को वैल्यू 0 होता है, ये 0 आ गया, इसको एज इट इज उतार देंगे। अब क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये इसका रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, ये हमको मिलेगा। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 1 इक्वल टू क्या आएगा 81 एन मैक्स बाय एफ सी स्क्वायर। तो हमारा 81 अब एफ सी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 81 एन मैक्स। अब हम इसको रूट हटाएंगे तो क्या आएगा 9 रूट 10। तो ये आपको बहुत ध्यान, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है और ये प्रूफ करने के लिए भी आपसे पूछता था। तो क्या होगा क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होता है एफ सी इक्वल टू 9 रूट 100 एन मैक्स, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम लोग। तो हमको अभी आपको बताया कि डी लेयर में क्या होता है एन मैक्स पे डिपेंड कर रहा है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एफ सी। तो जो डी लेयर में सबसे कम होता है, ई लेयर में उससे भी कम उससे ज़्यादा होता है, एफ लेयर में उससे ज़्यादा, F1 में F2 में सबसे ज़्यादा होता है एन मैक्स आयोनेशन डेंसिटी जो प्रोसेस आयोनेशन का होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो ये नहीं डी लेयर एन मैक्स पे डिपेंड करता है, वो भी डायरेक्टली रूट अंडर एन मैक्स। तो डी लेयर में सबसे कम होता है, इसलिए इसका जो होता है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। ई लेयर में उससे ज़्यादा होगा 3 to 5 मेगाहर्ट्ज, F1 में उससे ज़्यादा होगा 5 to 7 मेगाहर्ट्ज, और F2 में सबसे ज़्यादा होगा 10 to 12 मेगाहर्ट्ज। ये आपको ध्यान रखना, जो मैक्सिमम पॉसिबल जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होगा स्काई वेव प्रोपगेशन में वो क्या होता है 12 मेगा, मैक्सिमम जो हम अटेंड करते हैं। तो हमको ये पता चल गया कि मैक्सिमम कितना होता है 12, वो किस पे होगा F2 लेयर पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आयोनेशन डेंसिटी वही होता है। आई थिंक अब आपको क्लियर होगा पूरा पार्ट फर्स्ट का, किस तरह से हमारा आयोनेशन प्रोसेस होता है, डिफरेंट लेयर में क्या होता है इफेक्ट, उसका हाइट का इफेक्ट सब क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप यूट्यूब में जाकर कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछकर क्लियर कर सकते हैं। नए दिन नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।